कैपिटल टीवी बिहार के खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। कल बिहार में दूसरे चरण का वोट पड़ने वाला है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें कि कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पूर्णिया शामिल है। आपको बता दें कि जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था तो वोटिंग परसेंटेज जो थी वो काफी ज्यादा कम थी, जिसके बाद से नेताओं की तरफ से अपील की गई कि लोग घर से बाहर निकले और वोट करें। ऐसे में अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि फर्स्ट चरण की तुलना में सेकेंड फेज में कितने ज्यादा वोट पड़ते हैं। वहीं जिन 5 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ सियासी समीकरण बन रहे हैं और कौन से उम्मीदवार किससे आगे चल रहे हैं, तो यह सारी बातें चर्चा की हैं। तो आइए इन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या लगता है कि सेकेंड फेज का जो चुनाव होगा, 5 सीटों पर वोट पड़ेंगे, उसमें फर्स्ट फेज के कंपैरिजन ज्यादा वोट पड़ेंगे? देखिए, यही सवाल सब जगह पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग भी इसीलिए डरा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी डरी हुई है और सबसे बड़ी बात जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनको ये डर सता रहा है, खासकर एनडीए के प्रत्याशियों को। जिस तरह से गर्मी है, पिछले चरण की तुलना में इस बार गर्मी ज़्यादा है, लेकिन गर्मी से भी सबसे बड़ा फैक्टर है कि उत्साह क्या है 5 सीटों पर। क्योंकि 5 सीटें जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कैडर और चिराग के कैडर जोर शोर से इस चुनाव में लगने वाले हैं। उसी पर तय करेगा कि परसेंटेज होता कितना है। सर, जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ तो ऐसा देखा गया कि भाजपा के तमाम बड़े नेता आकर रैलियां कर रहे थे। चिराग पासवान भी रैली में काफी ज्यादा जुटे थे। यहां तक कि नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं थे, फिर भी नीतीश कुमार कैंपेनिंग कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद से देखा गया कि थोड़ा तो धीमा हुआ है। एनडीए के भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से कैंपेनिंग उतनी नहीं हो रही है। चिराग पासवान भी थोड़ा कम एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, वजह और आशंका दोनों के बीच की अगर बात करेंगे तो ये कहा ही जा रहा है कि एनडीए ने अपना अर्थमेटिक सुधारा है। बार बार कहते हैं, 2-3 बार बता चुके आपके प्रोग्राम में, फिर बोलते हैं केमिस्ट्री नहीं बनी है। और इसी केमिस्ट्री के नहीं बन पाने के कारण पहले फेज में भी वोटिंग कम हुई और सेकेंड फेज में भी ये आशंका है कि वोटिंग कम होगी। हालांकि सब लोग अपील कर रहे हैं, हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस पर एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जितना पोलिंग पहले फेज में हुआ है उतना भी अगर हो जाता है तो समझिए कि बड़ी बात है। सर, अब सीटों की बात करें तो किशनगंज से शुरुआत करते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है और तीनों कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम ही हैं। क्या लगता है किस पार्टी को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा और किसके किसके बीच टक्कर है? देखिए, किशनगंज में जहां 63% जो है मुस्लिम वोटर हैं, तो स्वाभाविक है मुस्लिम प्रत्याशी तीनों हैं ही। लेकिन जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, मोहम्मद जावेद जिस तरह से वहां जीते थे, इस बार भी काफ़ी अच्छे लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकाबले में हैं। कहा यही जा रहा है कि अभी जो परिस्थितियां आज बनी हुई है, अभी तक रात भर तो क़यामत की रात होगी आज की रात, लेकिन अभी तक के जो सिचुएशन है उसमें जावेद थोड़ा सा अपर एज हुए लिए लगते हैं। अख्तर उल ईमान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबले में हम दूसरा पक्ष रहें और वो लड़ाई उसी हिसाब से लड़ रहे हैं। जेडीयू के उम्मीदवार हमको वहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे हैं। लड़ाई होगी तीनों प्रत्याशियों में, कोई मत दो मत नहीं है। अब मुकाबला किसके हाथ में लगेगा ये तो पता चलेगा रिजल्ट के ही दिन। लेकिन जो एकदम एक नटसेल वाली बात कहें तो एकदम मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी और एआईएम के प्रत्याशियों के बीच बहुत ही कांटे की है। तो सर, क्या लगता है जैसे कि अख्तरुल इमाम या फिर एआईएमआईएम के तरफ से जब भी कोई कैंडिडेट उतारा जाता है तो यह एक परसेप्शन बना हुआ है कि वोट काटने का काम करते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर किसको ज़्यादा नुकसान होगा, अख्तरुल इमाम से? नहीं, किशनगंज को लेकर आप आत्मजा जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। जब अख्तरुल इमाम साहब 19 का भी चुनाव लड़े तो लगभग 3 लाख वोट उनको आया। तो जो आदमी 3 लाख वोट ला रहा है उसको आप वोट काटने वाला तो नहीं बता सकते हैं। तो वहाँ लड़ाई बहुत गंभीरता से लड़ते हैं, ओवैसी साहब भी लड़ते हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी लड़ते हैं। लड़ाई वहाँ कांटे की होती है। जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर कोई वोट कटवा नहीं है। तीनों प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी हैं और पूरी बुलंदी से मुस्तैदी से वहाँ चुनाव हो रहा है। सर, कटिहार में तारिक हरमल है और दुलाल चंद गोस्वामी जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं। कितना कड़ा टक्कर होने वाला है? देखिए, वहाँ लड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। जैसे कहा जा रहा था जब चुनाव शुरू हुआ था वहाँ पे कि तारिक अनवर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो हम आपको बताएं, इसकी वजह यही है कि जो हिंदू वोटर है, खासकर उस सवर्णों में जो वोट बैंक है,
वो वोट बैंक कहीं ना कहीं से तारिक अनवर को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। वोटिंग के दिन कल क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिस तरह से तारिक अनवर ने वहाँ पर पहुँच बनाई, अपनी गोलबंदी हुई उन वोटों की, खासकर अपर कास्ट वोटरों की, तो वो वोट कहीं ना कहीं से लगता है कि तारिक अनवर को सपोर्ट कर रहा है। और कटिहार के इलाके में आप जाएंगे तो आपको लोग तारिक अनवर को राष्ट्रवादी उम्मीदवार के तौर पर बहुत लोग कहेंगे राष्ट्रवादी उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से जो वोट शिफ्ट हो रहा है हिंदुओं का तारिक अनवर की तरफ, जो भी शिफ्ट हो रहा है वो तारिक अनवर को मुकाबले में ला रहा है। और वहाँ पर जो है हो सकता है, जो हमारा अपना अनुमान है कि तारिक अनवर वहाँ अच्छा भी कर सकते हैं। सर, तारिक अनवर का ट्रैक रिकॉर्ड जो है पहले का भी काफी अच्छा रहा है, चुनाव जीते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उनके जीतने की उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, उम्मीद तो हम लोग अभी हमने कहा ना कि अच्छा कर सकते हैं तारिक अनवर, जिस तरह से गोलबंदी हुई है अपने, जो उनका वोट जो महागठबंधन का तो वो है ही है, इसके अलावा जो हिंदू वोटों में जो ये आया है, बिखराव आया है, और वो बिखराव तारिक अनवर के पक्ष में आया है, वो तारिक अनवर को वहाँ पर मजबूत बना रहा है। सर, पूर्णिया सीट फिलहाल लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एक ही गठबंधन के कहीं ना कहीं 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला होगा, किसके किसके बीच मुकाबला होने की संभावना है? नहीं, पूर्णिया सीट को लेकर तो लगातार चर्चा हम आप कर ही रहे हैं। मुकाबला पप्पू यादव में तो है ही, रेस में है ही, संतोष कुशवाहा भी रेस में है। बीमा भारती पिछड़ रही थी, लेकिन इधर 24 घंटों में उन्होंने भी गेन किया। लेकिन अभी जो घटना हो गई आज, जो कैश पकड़ा गया है उनके पीए के पास से, इससे थोड़ा सा झटका लगा है बीमा भारती को। लेकिन पप्पू यादव का स्विंग बना हुआ है। संतोष कुशवाहा को पता है कि उनको कौन सा वोट आना है, वो अपने जो माना हुआ वोट है उसी को कंसंट्रेट कर रहे हैं। पप्पू यादव को उम्मीद है कि उनको बहुत तरह से वोट आ सकता है, तो उनका वोट निश्चित नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन संतोष कुशवाहा को पता है कि हमको कौन सा वोट मिलना है, वो उस वोट पर ही वो फोकस कर रहे हैं। पप्पू यादव के पास संभावनाएं अपार हैं, उनको लगता है कि हर वर्ग बिरादरी उनको वोट दे रहा है, हो सकता है दे भी दे, लेकिन फिलहाल ये कैलकुलेशन नहीं है पप्पू यादव के पास कि उनका वोट कितना है। तो उम्मीद पर है पप्पू यादव, लेकिन मुकाबले में है संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव, दोनों में टफ फाइट हो रही है वहाँ पूर्णिया। सर, बीमा भारती के साथ जो फिलहाल घटना घटी है, तो क्या ऐसा हो रहा है कि लोगों को लुभाने के लिए या फिर जो भी वोटर से पैसे दिए जा रहे हैं? ऐसा होता है, चुनाव में बहुत जगह से कैश बरामदगी होती है, कोई एक नई कहानी पूर्णिया में नहीं लिखी गई है। देखिए, चूँकि पकड़ में वो आ गए, कैश पकड़ लिया पुलिस ने तो हंगामा हो गया। ऐसा नहीं है कि दूसरे उम्मीदवार ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव में अमूमन ऐसा होता है, कोई नई बात है। लाख शक्ति होती है चुनाव आयोग की, प्रशासन की, और इससे बहुत कंट्रोल भी हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये सब चुनाव में हो ही जाता है। सर, क्या लगता है कि पप्पू यादव के आने से बीमा भारती को कितना नुकसान पहुंचेगा? बीमा भारती को तो नुकसान पहुंच गया जो पहुंचना था। अगर पप्पू यादव नहीं आते तो बीमा भारती बहुत कड़े मुकाबले में रहती संतोष कुशवाहा के साथ, या फिर बीमा भारती अगर नहीं होती तो पप्पू यादव का बहुत बढ़िया स्कोप बन गया था पूर्णिया में। तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कौन किसको ज़्यादा कम नुकसान पहुंचा रहा है, ये कल वोटिंग के दिन पता चलेगा। सर, भागलपुर से अगर बात करें तो अजीत शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में कांग्रेस से, और वही अजय कुमार मंडल भी हैं, लेकिन जदयू के ही नेताओं में आपस में देखा जा रहा है भागलपुर को लेकर कि विरोध जता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अजय मंडल के ही खिलाफ है, जदयू के लोग। तो क्या लगता है कि इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, अजय मंडल की एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर है, सही, आपकी खबर सही है कि एंटी इनकम्बेंसी अजय मंडल की थी, आज की तारीख में भी है। लेकिन कुछ होमवर्क हुआ है, जैसे बुलो मंडल शामिल हुए हैं जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, तो एक प्रभाव वहाँ पड़ा है कि जो मंडल का वोट है, अति पिछड़ा का वोट है, वो गोलबंद हुआ है। विरोध, जैसे गोपाल मंडल बहुत जी जान से नहीं लगे हुए हैं, लेकिन उनका विरोध करेंगे ऐसा भी नहीं होगा। तो अजय मंडल, बुलो मंडल के आ जाने के बाद अजय मंडल की स्थिति वहाँ ठीक ठाक बनी है। अब जहाँ तक अजीत शर्मा का सवाल है, कांग्रेस वहाँ लंबे अरसे के बाद चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस का वो गढ़ रहा है भागलपुर बहुत दिनों से। लेकिन जो भागलपुर का दंगा हुआ था, क्या उस दंगे को मुसलमानों ने भुला दिया है, उसकी पीड़ा ख़त्म हो गई है, ये देखने वाली बात होगी। अभी उनकी बेटी जो हीरोइन है नेहा शर्मा, वो भी लगातार रोड शो कर रही हैं। एक माहौल अजीत शर्मा के पक्ष में बनता जा रहा है, मुकाबला आमने सामने का है। कोशिश कर रही है कांग्रेस की वहाँ से वो पंजे छाप को वहाँ से एक बार फिर जिंदा करे, लेकिन जो अति पिछड़ा की गोलबंदी अजय मंडल के साथ हो गई है, वो अजीत शर्मा को नुकसान पहुँचा रही है।
सर, अजित शर्मा का मैनिफेस्टो जो था वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव था बाकी पार्टियों के कंपैरिजन में, और नेहा शर्मा भी लगातार 2-3 दिनों से चुनावी कैंपेनिंग कर रही हैं, तो कितना फायदा मिलेगा इससे अजित शर्मा को? जो फिल्मी ग्लैमर होता है उससे तो यूथ प्रभावित होते ही होते हैं। अभी देखिए काराकाट में पवन सिंह गए थे, 100-150 गाड़ियों का काफिला था, उनका अपना युवाओं में क्रेज है, तो नेहा शर्मा का भी क्रेज है, उसका इलाका है, उसका घर है। लेकिन ये सब चीज़ें वोट में कन्वर्ट कम होती है। एक माहौल बनता है, माहौल बनाने के लिए ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। जो बेस वोट है माई का और कांग्रेस का, और अजीत शर्मा चूँकि विधायक भी वहाँ से हैं, उनका जो वोट है वही उनको काम आएगा। नेहा शर्मा का ग्लैमर है, वोट यूथ का कन्वर्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो जाता है चुनाव में कि किसी को जीत दिला दे या किसी को हार दिला दे। सर, आखिरी सीट जो है जहां की बांका में भी कल वोट पड़ने वाले हैं और दोनों उम्मीदवार जो है यादव जाति से ही आते हैं, तो क्या कुछ यहां पे मुकाबला देखने को देखिए बांका में जयप्रकाश यादव ने काफ़ी मेहनत की है। एंटी इनकम्बेंसी गिरधारी यादव के खिलाफ आज तक बना हुआ, वहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जयप्रकाश यादव की। इस बार चूँकि एक अंतिम चुनाव ही है जयप्रकाश यादव का, और पिछला चुनाव भी वो हार गए थे, तो इस बार पूरी तैयारी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो उनके प्लस में हो रहा है कि जो गिरधारी यादव से नाराज जो अपर कास्ट वोटर हैं वो मदद करने लगे हैं जयप्रकाश यादव की। और जो सबसे बड़ी बात यह है, एक जवाहर झा हैं जो चुनाव वहाँ लड़ रहे थे निर्दलीय से, जिनका तकनीकी कारणों से नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था, वो भी अब खुल के जयप्रकाश यादव के साथ आ गए हैं। तो जो ब्राह्मणों का वोट जो गोलबंद था जवाहर झा के साथ, वो अब शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे जयप्रकाश यादव के साथ। तो ये थोड़ा सा अपर एज जयप्रकाश यादव को बांका में दिला रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कल बिहार की 5 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि फर्स्ट फेज के मुकाबले सेकंड फेज में कितने ज्यादा वोट पड़ते हैं। साथ ही इन 5 सीटों पर जो भी उम्मीदवार है उनके बीच काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहां से कौन उम्मीदवार लीड कर रहा है? आप कमेंट करके अपने विचारों को जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।